हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू वन अनदर न्यू वीडियो। ये वीडियो रहने वाला है पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो मई 2024 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट का, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ, सेक्शन ए बी एंड सी का। तो आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है आपके जो पेपर होता है वो 3 आवर्स का होता है और टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 60 मार्क्स का एक पेपर होता है। आपके सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड है CS। और IT वालों का भी जो फोर्थ सेमेस्टर में जिनके पास IT ब्रांच है उनका भी ये सब्जेक्ट सेम ही है, यानी दोनों का पेपर सेम रहने वाला है। कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं एग्ज़ाम पेपर के अंदर, पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट है कि इसके अंदर आपके पास में 3 सेक्शन होंगे। सेकंड ये बोल रहा है कि सेक्शन A जो है उसमें हर क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसके अंदर 10 पार्ट्स होंगे और हर पार्ट जो है 1 मार्क कैरी कर रहा होगा। यानी आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे। देन आपके पास में सेक्शन B आता है। सेक्शन B के अंदर आपके पास में 8 क्वेश्चंस आएंगे और उनमें से आपको कोई 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स कैरी कर रहा होगा और आपको इसका आंसर 5 लाइन या फिर 50 वर्ड्स के अंदर देना है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बोल रही है कि आपके पास में जो सेक्शन C है उसके अंदर 6 क्वेश्चंस आएंगे। आपको उन 6 में से कोई 4 क्वेश्चंस को अटेंड करना है और हर क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स कैरी करता है। आंसर्स को आपको 15 लाइन या फिर 150 वर्ड्स के अंदर देना है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ अ सेक्शन कॉन्जिक्यूटिवली टुगेदर। यानी ऐसा नहीं कि आप सबसे पहले जो सेक्शन A का फर्स्ट पार्ट कर दे रहे हो उसके जस्ट आगे आप सेक्शन C का 12th क्वेश्चन कर दे रहे हो, देन वापस सेक्शन 1 का। इस तरह से नहीं करना है, आपको लगातार क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जो आ रहा है वो करते जाओ, जो नहीं आ रहा उसे छोड़ दो। लास्ट इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपके पास में किसी भी केस के अंदर अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन के अंदर, तो जो इंग्लिश वर्जन के अंदर क्वेश्चन लिखा हुआ होगा वो वाला वैलिड माना जाएगा, यानी अंग्रेज़ी के अंदर लिखा हुआ होगा उसको सही माना जाएगा। ये आपकी इंस्ट्रक्शंस हो गई। आपके सेक्शन वाइज देख लेते हैं कि कितने कितने मार्क्स कैसे कैरी होते हैं। तो आपका जो है 60 नंबर का पेपर होता है। सेक्शन A के अंदर सारे MCQ होते हैं और 10 क्वेश्चन आते हैं, तो सेक्शन A कैरी करता है 10 मार्क्स। सेक्शन B के अंदर 8 में से 6 क्वेश्चन अटेंड करने रहते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 6 3 ज़ा 18। सेक्शन B कैरी करता है आपके पास में 18 मार्क्स। और जो सेक्शन C है उसके अंदर 6 में से 4 क्वेश्चन अटेंड करने रहते हैं और 8 4 ज़ा हो गया 32, तो सेक्शन C कैरी करता है आपके पास में 32 मार्क्स। तो 32 + 18 + 10 हो गया आपके पास में 60 मार्क्स। तो ये आपका मार्क्स का डिवीज़न हो गया। हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन A के साथ में। सेक्शन A के 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि फाइल में लिखने के लिए किस सिस्टम कॉल का उपयोग किया जाता है, यानी विच सिस्टम कॉल इज़ यूज फॉर राइटिंग अ फाइल। फाइल के अंदर लिखने के लिए किस सिस्टम कॉल का यूज़ किया जाता है, क्या रीड का, क्या क्लोज का, क्या सीक का या फिर राइट का। तो हम जो है राइट सिस्टम कॉल का यूज़ करते हैं। कुछ इस तरह से सिस्टम को कॉल किया जाता है, राइट, और इस तरह से ये ब्रैकेट लगाते हैं। तो द राइट सिस्टम कॉल इज़ यूज टू राइट डेटा टू अ फाइल, यानी राइट सिस्टम कॉल का उपयोग किसी भी फाइल में डेटा को लिखने के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिकता निर्धारण एल्गोरिदम में, यानी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के अंदर, क्या CPU को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ प्रक्रिया के लिए आवंटित किया जाता है, यानी क्या CPU इज़ एलोकेटेड टू प्रोसेस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी, यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को एलोकेट करता है। CPU को कम प्राथमिकता के साथ प्रोसेस को आवंटित किया जाता है, यानी CPU इज़ एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद लेस प्रायोरिटी। थर्ड आता है कि समान प्राथमिकता प्रक्रियाओं को शेड्यूल नहीं किया जाता, यानी उन प्रोसेसेस की जिनकी प्रायोरिटी सेम होती है क्या उनको शेड्यूल नहीं किया जाता। और उपयुक्त सभी प्रकार की प्रक्रियाओं में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ द मेंशन्ड ऑल प्रोसेसेस। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी जो सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ प्रक्रियाएं होगी उनको आवंटित किया जाता है, यानी CPU इज़ एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, की प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में सबसे जो ऊंची प्राथमिकता होती है, सबसे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, उस वाले प्रोसेस को CPU पहले मिलता है और इसके बाद में जो लेस प्रायोरिटी होगी देन उससे कम प्रायोरिटी होगी, देन उससे कम प्रायोरिटी होगी। उस तरह से जो है CPU मिलता रहेगा प्रोसेसेस को, ठीक है।
नेक्स्ट है कि फाइल प्रकार को डैश द्वारा दर्शाया जाता है कि फाइल टाइप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। क्या फाइल के टाइप को हम फाइल के नाम से बताते हैं, या फाइल के एक्सटेंशन से, या फाइल पहचानकर्ता से, या उपयुक्त दर्शित में से कोई नहीं। यानी क्या उसको फाइल नेम से बताया जाता है। फॉर एग्जांपल ये PDF आपके पास में शेयर होगी तो इसका कुछ ऐसा नाम होगा CS4001 या फिर मई 2024 सॉल्यूशन CS4001, इस तरह से नाम होगा। तो ये तो हो गया फाइल का नाम। तो क्या हम फाइल के टाइप को इससे दिखाते हैं, या फिर फाइल एक्सटेंशन। मैं आपको जो ये भेजूंगी ये PDF के फॉर्मेट में भेजूंगी, तो इसके आगे आपके लिखा हुआ होगा .pdf। अगर मैं इमेज शेयर करती तो उसके आगे लिखा हुआ होता .png या फिर .jpg या फिर .jpeg, इस तरह से मतलब कुछ भी लिखा हुआ हो सकता था। या फिर फाइल आइडेंटिफायर या फिर नन ऑफ द मेंशन, इनमें से किन के थ्रू हम फाइल टाइप को दिखाते हैं। तो .pdf जो है यही तो बता रहा है कि फाइल का टाइप क्या है, कि ये PDF है। .png यही तो दिखा रहा है कि फाइल का टाइप क्या है, कि वो एक PNG फॉर्मेट के अंदर फाइल भेजी हुई है, यानी इमेज के फॉर्मेट में भेजी हुई है। .mp3 लिखा हुआ होता है यानी ऑडियो फॉर्मेट में। .mp4 लिखा हुआ होता है यानी वीडियो फॉर्मेट के अंदर। तो फाइल टाइप कौन बता रहा है, जो आपके फाइल के आगे एक्सटेंशन लगा हुआ है। ये जो .pdf है, .png, इनको हम क्या बोलते हैं, फाइल के एक्सटेंशंस बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड का, ऑप्शन नंबर B, फाइल एक्सटेंशन। की जो फाइल एक्सटेंशन होता है वही फाइल टाइप बताता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर B कि फाइल टाइप आर जनरली आइडेंटिफाइड बाय देयर एक्सटेंशंस। की फाइल टाइप को उनके एक्सटेंशंस के थ्रू जो है आइडेंटिफाई किया जाता है कि फाइल है किस प्रकार की, क्या टेक्स्ट फॉर्मेट में है, क्या EXE फॉर्मेट में है, क्या JPG फॉर्मेट में है, क्या PNG फॉर्मेट में है, क्या PDF फॉर्मेट में है, क्या डॉक फॉर्मेट में है। ये एक्सटेंशंस होते हैं जो फाइल के टाइप बताते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फोर्थ है आपके पास में कि वाई इज़ वन टाइम पासवर्ड सेफ। कि वन टाइम जो पासवर्ड है वो सुरक्षित क्यों होता है, क्या इसे उत्पन्न करना आसान होता है, यानी इट इज़ ईजी टू बी जनरेटेड, इसीलिए सेफ होता है। या फिर इसे साझा नहीं किया जा सकता, कि इट कैन नॉट बी शेयर्ड, इसीलिए सेफ होता है। या फिर ये हर एक्सेस के लिए अलग होता है, यानी इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस, क्या ये इसीलिए सेफ होता है। या फिर है कि ये जटिल एनक्रिप्टेड पासवर्ड है, कि ये एक कॉम्प्लेक्स एनक्रिप्टेड पासवर्ड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, कि ये जो है हर एक्सेस के लिए अलग होता है। आपने देखा होगा आप जितनी बार भी OTP मंगवाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहीं भी लॉगिन कर रहे होते हैं, फॉरगेट पासवर्ड कर रहे होते हैं, तो आपके पास में एक OTP आता है। वो OTP कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए वैलिड होता है, देन उसके बाद में वो जो OTP है वो एक्सपायर हो जाता है। तो आपको OTP रीसेंड करना पड़ता है, चाहे आप एक बार रीसेंड करें, 2 बार करें, 3 बार करें या मल्टीपल टाइम्स करें। आप जितनी बार OTP रीसेंड करते हैं उतनी बार एक नया OTP आपके पास में आता है, यानी हर एक्सेस के लिए वो एक अलग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत लिख रखा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, कि इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस। ये हर एक्सेस के लिए अलग होता है, और ये जो है एक बेटर सिक्योरिटी के लिए एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में एक्सपायर हो जाता है। ये वाली लाइन यहाँ इसके लिए वैलिड है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर C। फिफ्थ पार्ट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक प्रक्रिया का अपना होता है, यानी इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ओन। क्या उनका पता स्थान और वैश्विक चर यानी एड्रेस स्पेस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स उनका अपना होता है। या फिर खुली फाइलें यानी ओपन फाइल्स, या फिर लंबित अलार्म सिग्नल और सिंगल हैंडलर्स यानी पेंडिंग अलार्म सिग्नल्स एंड सिग्नल हैंडलर्स, या फिर उपरोक्त दर्शित सभी यानी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ द मेंशन्ड यानी उपरोक्त दर्शित सभी। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हर प्रोसेस का अपना एक एड्रेस स्पेस होगा, अपना एक ग्लोबल वेरिएबल होगा, हर प्रोसेस की अपनी एक लिस्ट ऑफ फाइल्स होती हैं जो करंटली ओपन हो रखी है रीडिंग और राइटिंग के लिए, तो ओपन फाइल्स उसकी अपनी होगी। देन जो पेंडिंग अलार्म से, सिग्नल से या फिर सिग्नल हैंडलर से, वो प्रोसेसेस के अपने खुद के होते हैं। वो इस्तेमाल किसके लिए किए जाते हैं, टू मैनेज असिंक्रोनस इवेंट्स एंड इंटरेक्शंस विद द OS। तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ द मेंशन। की हर प्रोसेस की अपनी खुद की एक एड्रेस स्पेस होती है, ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, ओपन फाइल्स होती है, पेंडिंग अलार्म्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल हैंडलर्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि एल्गोरिदम में डिस्क आर्म प्रत्येक दिशा में अंतिम अनुरोध तक जाता है।
फिर डिस्क के अंत में जाए बिना ही दिशा को तुरंत उलट कर देता है, यानी बिना एंड जाए ही वापस डायरेक्शन चेंज कर लेता है कि इन विच एल्गोरिदम द डिस्क आर्म गोज एज फार एज द फाइनल रिक्वेस्ट इन ईच डायरेक्शन एंड देन रिवर्स डायरेक्शन इमीडिएटली विदाउट गोइंग टू एंड ऑफ द डिस्क। डिस्क के एंड में जाए बगैर ही इमीडिएटली अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है। ऐसा किस एल्गोरिदम में होता है? क्या लुक एल्गोरिदम में, क्या स्कैन एल्गोरिदम में, सी स्कैन में या फिर सी लुक में? तो ऐसा आपके लुक एल्गोरिदम के अंदर होता है। उसके अंदर जो है आपकी जो इंस्ट्रक्शन थी वो एंड तक नहीं जाती है, जो रिक्वेस्ट थी वो एंड तक नहीं जाती है, आखिर में जाने से पहले ही वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है इमीडिएटली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुक। 7th है आपके पास में कि शेड्यूलिंग क्या है। शेड्यूलिंग इज़ कि जॉब को प्रोसेसर का उपयोग करने की अनुमति देना, यानी अलोइंग अ जॉब टू यूज़ द प्रोसेसर, या फिर प्रोसेसर का उपयोग उचित उपयोग करना, यानी मेकिंग प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रोसेसर। ऑप्शन सी है कि ये दोनों ऑप्शन नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं, बोथ है एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो शेड्यूलिंग का काम क्या होता है? ये क्या करता है? इट अलाउज अ जॉब टू यूज़ द CPU, ये जो है प्रोसेसर का उपयोग करने देता है। साथ ही मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्सेज होते हैं उनका सही से उपयोग करना, यानी मेकिंग एफिशिएंट जो यूज़ है रिसोर्सेज का वो भी कौन अलाउ करता है? शेड्यूलिंग अलाउ करता है। यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा कि शेड्यूलिंग इज़ अलाउइंग अ जॉब टू यूज़ द प्रोसेसर एंड इट इज़ मेकिंग प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रोसेसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 8th पार्ट है आपके पास में कि जब भी किसी प्रोसेस को डिस्क से या उसके लिए इनपुट आउटपुट की आवश्यकता होती है तो वह क्या जारी करता है, यानी whenever a process needs input output to or from a disk it issues a। तो ये तो सबको पता होता है कि जब भी क्या बोलते हैं इनपुट आउट के प्रोसेस की प्रोसेस को नीड होती है इनपुट आउट की, तो हमेशा एक सिस्टम कॉल जो है वो इशू करते हैं, एक सिस्टम कॉल देते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ आ जाती है कि पता नहीं होता वो सिस्टम कॉल दे किसको रहे हैं, CPU को दे रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को दे रहे हैं, किसको दे रहे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है कि CPU को सिस्टम कॉल दे रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी सिस्टम कॉल टू ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम कॉल टू CPU, या फिर एक स्पेशल प्रोसीजर होता है, या फिर ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जब भी किसी प्रोसेस को डिस्क से या फिर उसके लिए इनपुट आउटपुट की नीड होती है तो वो हमेशा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम कॉल देते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इट इशूज अ सिस्टम कॉल टू ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जब किसी भी प्रोसेस को डिस्क से इनपुट आउटपुट चाहिए होता है तो वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक सिस्टम कॉल की रिक्वेस्ट जारी कर देता है, उसके लिए एक सिस्टम कॉल रिक्वेस्ट करता है। अगला आता है आपके पास में 9th, बोल रहा है कि निम्न में से कौन प्रमाणीकरण का सबसे कम सुरक्षित तरीका है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीस्ट सिक्योर मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का सबसे कम सिक्योर तरीका कौन सा है? क्या कुंजी है, यानी की कार्ड है, या फिर फिंगरप्रिंट है, आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं, या फिर रेटिना पैटर्न है, या फिर पासवर्ड है? तो देखो कहीं भी ऑथेंटिकेशन है, अगर आपके पास में की कार्ड होगा तो की कार्ड से ओपन हो रहा है, फिंगरप्रिंट आपका खुद का फिंगरप्रिंट वहाँ होगा तभी वो चीज़ ओपन हो रही है, यानी ये भी सिक्योर है। आपका रेटिना पैटर्न, आप वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट हो, आपका रेटिना वहाँ पर वर्क कर रहा है, चीज़ें उसको स्कैन कर पा रही है सामने वाला सिस्टम, तो वो चीज़ उससे वेरीफाई होगी, ऑथेंटिकेट होगी, तो ये भी एकदम सिक्योर है। बचा आपका पासवर्ड, तो पासवर्ड जो है इन गिवन ऑप्शंस के अंदर से सबसे कम सिक्योर है और इसके काफ़ी सारे वजह है। सबसे पहली चीज़ कि पासवर्ड को गैस किया जा सकता है। जनरली पासवर्ड लोग क्या रखते हैं, अपने DO भी रखते हैं, अपने नेम के साथ में @ लगा के अपने DO भी लिख देते हैं, अपने नाम के साथ में लिख के अपना फेवरेट नंबर लिख देते हैं, या फिर किसी फेवरेट लोकेशन का नाम लिखते हैं, फेवरेट पर्सन का। मतलब ऐसी सारी चीज़ें जो डेली लाइफ में ले रहे हैं या फिर उनसे रिलेटेड हैं, वही चीज़ें उनकी जनरली पासवर्ड्स के अंदर होती है, तो उन चीज़ों को गैस करना ईजिली हो जाता है। सेकेंड चीज़, इट कैन बी हैक्ड और इट कैन बी शेयर्ड। आपने मान लो अपनी पर्टिकुलर चैट में किसी फ्रेंड को पासवर्ड शेयर कराए, मान लो अपने पेरेंट्स को कराए, अपने दोस्त को कराए, भाई बहन को कराए, तो आपकी चैट लीक हो सकती है, वहाँ से आपने शेयर करा, वहाँ से हैक हो सकता है। मेकिंग देम लेस सिक्योर दैन बायोमेट्रिक और की कार्ड, और ऑब्वियसली क्योंकि आपका जो बायोमेट्रिक है वो आपका पर्सनली, आपकी फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, जबकि पासवर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी वजहों के कारण जो आपका पासवर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो डी है, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो पासवर्ड है वो सबसे कम सिक्योर मेथड है ऑथेंटिकेशन के लिए फ्रॉम दीज फॉलोइंग ऑप्शंस, नॉट एवरी टाइम।
यहाँ पर इन ऑप्शंस की बात है तो इनके अंदर से जो पासवर्ड है वो सबसे कम सिक्योर है, ठीक है। तो सेक्शन ए का आपका लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट का लास्ट पार्ट है 10th। बोल रहा है कि डायरेक्ट एक्सेस फाइल के लिए यानी फॉर अ डायरेक्ट एक्सेस फाइल पढ़ने और लिखने के क्रम पर प्रतिबंध होता है, यानी रिस्ट्रिक्शंस होती है ऑन द ऑर्डर ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, या फिर पढ़ने और लिखने के क्रम पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ऑर्डर ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, या फिर पहुंच प्रतिबंधित अनुमति वार है, यानी एक्सेस इज रिस्ट्रिक्टेड परमिशन वाइज, या फिर अनुमतिवार प्रतिबंधित नहीं है, यानी एक्सेस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड परमिशन वाइज। इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा किसके लिए? डायरेक्ट एक्सेस फाइल के लिए। तो नाम से क्या पता चल रहा है कि फाइल का डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी ऑन द ऑर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि पढ़ने और लिखने के क्रम पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कि देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ऑर्डर ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। तो डायरेक्ट एक्सेस मीन्स का मतलब होता है कि तुम जो है रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो किसी भी पोजीशन पर विदाउट फॉलोइंग ए सीक्वेंस, बिना किसी सीक्वेंस को फॉलो करे हुए, बिना किसी स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करे हुए। तो आई होप आपको जो है सेक्शन ए कंप्लीट क्लियर हुआ होगा, चीज़ें समझ आई होगी। मैंने ऑप्शंस जो है विद एक्सप्लेनेशन समझाए हैं, ओके। नेक्स्ट आता है आपके पास में सेक्शन बी। आपको पता है सेक्शन बी के अंदर 8 क्वेश्चंस आते हैं। 8 क्वेश्चंस के अंदर से आपको कोई 6 क्वेश्चन अटेंड करने रहते हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होता है, तो इस हिसाब से आपका ये सेक्शन नंबर कैरी करता है 18 मार्क्स को। आपको हर क्वेश्चन का आंसर लगभग 3 लाइन के अंदर देना होता है। 3 से 5 लाइन के अंदर अगर आप आंसर देते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिस्क संरचना को संक्षेप में समझाइए, कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ डिस्क स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो देखो डिस्क स्ट्रक्चर होता क्या है। तो द डिस्क स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द प्लेटर्स विच आर डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। तो ये बोल रहा है कि जो डिस्क स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर प्लेटर्स होती हैं और इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है ट्रैक्स के अंदर, और इनको और फर्दर डिवाइड किया जाता है सेक्टर्स के अंदर। इसका ये बोलना है कि वो एक डिस्क स्ट्रक्चर होता है। अभी आपको अगले पेज में इसका डायग्राम दिखेगा, वहाँ से आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर समझ आ रही होंगी। तो डिस्क स्ट्रक्चर में प्लेटर्स होते हैं जो ट्रैक्स और फिर सेक्टर्स के अंदर डिवाइड होते हैं। अब देखो प्लेटर्स होते क्या हैं। प्लेटर्स होती हैं सर्कुलर डिस्क्स विच वेयर डाटा इज स्टोर्ड। ये एक सर्कुलर डिस्क होती है प्लेटर्स, जिसके अंदर डेटा का स्टोरिंग होता है, जहाँ पर डेटा स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रैक्स। ट्रैक्स क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑन प्लेटर्स। प्लेटर्स के ऊपर बनी हुई कोसेंट्रिक सर्कल्स। कोसेंट्रिक सर्कल्स का क्या मतलब हुआ, मैं एक बार फिर से बताती हूँ आपको। जैसे देखो आपके पास में ये प्लेटर है, ठीक है, ये जो एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर कोसेंट्रिक का मतलब हुआ कि इसका ये पर्टिकुलर सेंटर है, और इसके अंदर इस पर्टिकुलर सेंटर को लेते हुए और इस तरह से सर्कल्स जो बने हुए होंगे, इन सब का जो है सेंटर कौन होगा? इन सब का सेंटर ये पर्टिकुलर एक ही सेंटर होगा जो इस मेन बाहर की प्लेटर्स का बना हुआ है। तो ये सारे के सारे जो इसके अंदर इस तरह से बने हुए हैं, ये क्या हो गए? ट्रैक्स हो गए। इसके बाद में बोल रहा है ये सेक्टर्स। सेक्टर्स क्या होते हैं? ट्रैक्स पर जो पाई शेप्ड के हिस्से होते हैं, यानी इस तरह से मान लो कोई एक शेप बन गया, तो ये जो पाई शेप के ये हिस्सा हो गया। फॉर एग्जांपल मैं अगर कलर चेंज करूं तो यहाँ पर देखो ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला इधर वाला हिस्सा हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? आपके सेक्टर्स की कैटेगरीज के अंदर आ गए, क्योंकि ये क्या है? आपके पाई शेप्ड के हिस्से हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास में सिलेंडर्स। द ग्रुप ऑफ ट्रैक्स एट सेम डिस्टेंस अक्रॉस प्लेटर्स, यानी ग्रुप ऑफ ट्रैक्स सेम डिस्टेंस के ऊपर पूरे प्लेटर्स के अक्रॉस में, वो आपके सिलेंडर की कैटेगरी में आ जाते हैं। आपको जो है एग्जाम डायग्राम से बेहतर समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे डायग्राम दिया हुआ है इस तरह से। ये जो डायग्राम है आप यहाँ देख पाएंगे, इसके अंदर ये ट्रैक्स हो गए, ये रेड वाला मार्क दिख रहा है, ये सेक्टर्स होंगे क्योंकि ट्रायंगुलर उसके अंदर डिवीजन है ये, और ये आपके ये कंप्लीट किया है आपकी प्लेटर्स हैं। अब डिस्क रीड एंड राइट है, ये आपको नहीं समझना है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि इस तरह से मल्टीपल लगा दी तो ये सिलेंडर्स हो गए, आपके जो ट्रायंगुलर शेप में वो सेक्टर्स हो गए। एक जो सर्कल है यानी आपकी जो प्लेटर्स हैं उसके कोसेंट्रिक करते हुए और जो सर्कल बने हुए हैं वो आपके ट्रैक्स की कैटेगरी में आ गए। तो आई होप आपको डिस्क स्ट्रक्चर होता क्या है और ये विद डायग्राम जो है चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। यहाँ से आप 1 बाय 1 करके चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्क स्ट्रक्चर।
अगला क्वेश्चन है कि स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को संक्षेप में समझाइए, या फिर एक्सप्लेन स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इन ब्रीफ। यानी स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता क्या है? तो स्कैन एल्गोरिदम क्या होता है? स्कैन एल्गोरिदम मूव्स द डिस्क आर्म टुवर्ड्स वन एंड, यानी ये जो डिस्क आर्म होती है उसको एक एंड की तरफ, एक एंड जो होता है उसकी तरफ मूव करता है। सर्विसिंग रिक्वेस्ट को जो होती है उनको सर्विस जो रिक्वेस्ट होती है वो देता है, एंड देन रिवर्स द डायरेक्शन, और देन अपनी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स कर लेता है। फॉर एग्जांपल वो पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन से वाई डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा था, और जहाँ पर एंड आ गया वहाँ से वो वापस क्या कर देगा, रिवर्स डायरेक्शन में आना स्टार्ट कर देगा, रिवर्स डायरेक्शन की रिक्वेस्ट को सर्व करना स्टार्ट कर देगा। तो स्कैन एल्गोरिदम के अंदर जो डिस्क आर्म होती है वो एक डायरेक्शन में चलता है और सभी रिक्वेस्ट को सर्विसेज देता है, फिर डायरेक्शन रिवर्स कर देता है। कब? जब वो एंड पर पहुंच जाता है। स्टेप्स देखिए, सबसे पहला है स्टार्ट फ्रॉम करंट हेड पोजीशन, यानी जो करंट हेड पोजीशन होती है जहाँ पर प्रेजेंट के अंदर होता है, करंट टाइम पर होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है। मूव इन वन डायरेक्शन, वो किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर स्टार्ट, अगर इधर स्टार्ट हो गया तो इधर, इधर हो गया तो इधर, वो किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर चलना स्टार्ट कर देता है। उसके अंदर जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी उन सबको सर्विस प्रोवाइड करता है। एंड देन जैसे ही उस डिस्क के एंड पर पहुंच गया, फॉर एग्जांपल मान लो वो इस डायरेक्शन के अंदर चलना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, अब उसका एंड यहाँ पर आ गया है, तो एंड पर पहुंचने के बाद क्या करेगा, ये अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। तो अपॉन रीचिंग द एंड रिवर्स द डायरेक्शन, यानी डिस्क के एंड तक पहुंचकर ये वापस मुड़ जाता है। आप यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं कि एक क्यू है जिसके अंदर रिक्वेस्ट करी जा रही है, और हेड है उसका 53, आपको उसका हेड दे रखा है, एंड देन आपको क्यू के अंदर जो है रिक्वेस्ट डाल रखी है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी डिस्क बनाएंगे कि 0 से लेके इसके अंदर जो है हाईएस्ट 199 होता है डिस्क स्पेस, 0 से 200 का वो है, तो 0 से 199 डाला इन्होंने, और देन इनको हेड दे रखा है 52, तो इन्होंने स्टार्ट करा 53, और इस तरह से एंड तक जाते गए। जैसे ही ये एंड पर पहुंच जाएंगे तो ये वापस वहाँ से रिवर्स आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपका होता है स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, कि इसके अंदर जहाँ जो अपना हेड होता है वहाँ से करंट पोजीशन से स्टार्ट होता है, एक डायरेक्शन के अंदर मूव करना, जो रिक्वेस्ट हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करना, एंड एक एंड के ऊपर पहुँचने के बाद में वापस रिवर्स डायरेक्शन के अंदर आना, मुड़ जाना। तो ये होता है आपका स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ओएस सिक्योरिटी, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी क्या है, सुरक्षा क्या है, संक्षेप में समझाइए। तो आपको क्या लिखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी प्रोटेक्ट सिस्टम्स रिसोर्सेज फ्रॉम थ्रेट्स एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी इन शॉर्ट सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है कि आपके पास में कोई सिस्टम है, कोई जगह है, किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी है, इट मीन्स कि उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना, उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस वाले जो लोग हैं जिनके पास कोई ऑथराइजेशन नहीं है उनसे उस चीज़ को बचा कर रखना, वो आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है सिस्टम के रिसोर्सेज को बाहर से किसी भी अनवांटेड थ्रेट से या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस से, और ये ऐसा करने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करता है, जैसे ऑथेंटिकेशन फैक्टर का, ऑथराइजेशन का, इंक्रिप्शन का, और फायरवॉल या एंटीवायरसेस का। ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं। ऑथेंटिकेशन के अंदर मान लो कोई पर्सन है, ये पीसी है और इसका एक्सेस चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पर पासवर्ड लगा रखे हैं या फिर बायोमेट्रिक सिस्टम लगा रखा है। तो जिस पर्सन को ऑथराइज कर रखा होगा उसे पासवर्ड पता होगा और उसका बायोमेट्रिक यहाँ के अंदर वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होगा ना तो उसका यहाँ पर बायोमेट्रिक मैच होगा और ना उसे पासवर्ड होंगे तो वो सिस्टम को ओपन कर पाएगा। नेक्स्ट है इसका ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन होता है यूज़र की परमिशंस, यानी आपका जो एडमिन होता है वो परमिशंस अलाउ करेगा, कितनी किसको परमिशन देनी है, उस हिसाब से जो है ये ओएस को सिक्योरिटी को, ओएस जो सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है सिस्टम के रिसोर्सेज को। नेक्स्ट आता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन होता है डेटा सिक्योर, डेटा को सिक्योर करने के लिए। एंड उसके बाद आता है फायरवॉल या फिर एंटीवायरस। ये इस्तेमाल लिए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक्सटर्नल थ्रेट्स से बचने के लिए। जो भी बाहर से कोई वायरस, एंटीवायरस कुछ भी घुस रहा है उससे बचने के लिए जो है फायरवॉल का इस्तेमाल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, ताकि वो सिस्टम रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सके बाहर के एक्सटर्नल थ्रेट से, अनऑथराइज्ड एक्सेस से। आई होप आपको ऑपरेटिंग सिक्योरिटी समझ आया होगा क्या होता है। अगला क्वेश्चन है अपने पास में कि व्हाट इज़ सिस्टम प्रोग्राम। सिस्टम प्रोग्राम क्या होता है, इसको संक्षेप में समझाना है। तो देखो, सिस्टम प्रोग्राम वो प्रोग्राम्स होते हैं
जो प्रोवाइड करवाते हैं एन एनवायरनमेंट टू डेवलप एंड रन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए, रन करने के लिए, बनाने के लिए यानी डेवलप करने के लिए ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, उसी को हम बोलते हैं सिस्टम प्रोग्राम्स। फॉर एग्जांपल ये हमको कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, लोडर हो गया, एडिटर हो गया, कमांड इंटरप्रेटर यानी शेल हो गया, इन सब की हेल्प से जो है हम किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाते हैं, उसको डेवलप करते हैं। और ये जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रहा है, इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करवा रहा है, उसको हम, उस प्रोग्राम को हम जो है सिस्टम प्रोग्राम बोलते हैं। तो सिस्टम प्रोग्राम क्या हो गया, जो हमको एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहा है जहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशंस को, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन और डेवलप कर पा रहे हैं। और ये इन पर्टिकुलर सारी चीज़ों की वजह से कर पा रहे हैं, कंपाइलर की वजह से, असेंबलर की वजह से, लोडर की वजह से, एडिटर की वजह से एंड कमांड इंटरप्रेटर यानी शेल की वजह से। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम। जो फाइल सिस्टम के अलग अलग टाइप्स हैं उनको बताइए। तो सबसे पहले तो फाइल सिस्टम क्या करता है, तो फाइल सिस्टम मैनेज हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड रिट्राइव। फाइल सिस्टम ये मैनेज करता है कि डेटा कैसे स्टोर हो सकता है, कैसे उसको रिट्राइव किया जा सकता है, कैसे डेटा को जो स्टोर और एक्सेस किया जा सकता है, स्टोर और रिट्राइव किया जा सकता है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि डिफरेंट टाइप बताओ फाइल सिस्टम्स के, तो हम वन बाय वन करके चारों टाइप देख लेते हैं। सबसे पहला आता है आपके पास में FAT फैट यानी फाइल एलोकेशन टेबल। ये जो पुराने सिस्टम्स होते थे यानी जो ओल्डर सिस्टम्स होते थे उनके अंदर FAT टाइप ऑफ फाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट आता है NTFS। NTFS की फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इनका इस्तेमाल जनरली विंडोज़ के अंदर किया जाता है, जो सपोर्ट करता है परमिशंस को, लार्ज फाइल्स की परमिशंस को सपोर्ट करता है। ठीक है, अगला आता है EXT। EXT का मतलब होता है एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम या फिर EXT जो आपका फाइल सिस्टम है, इसका इस्तेमाल लाइनेक्स के अंदर किया जाता है, लाइनेक्स में इसका उपयोग किया जाता है। अगला आता है आपके पास में फाइल सिस्टम का टाइप HFS। HFS का मतलब होता है हायरार्किकल फाइल सिस्टम। इसका मैक OS के अंदर उपयोग किया जाता है, मैक OS में इसको यूज़ किया जाता है, मैक OS के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा फाइल सिस्टम के चारों टाइप। FAT जो ओल्डर सिस्टम्स के अंदर होती थी, NTFS जो आज के प्रेजेंट जो विंडोज़ है वहाँ पर, EXT लाइनेक्स के अंदर एंड HFS मैक OS के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बुनियादी अवधारणा को संक्षेप में समझाइए कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बताइए। तो यहाँ पर देखो, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। यानी जो क्या करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को और जो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं इनको मैनेज करने का काम करता है। अब मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने खुद के फंक्शंस होते हैं, खुद के काम होते हैं। तो ये देखो, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, यूज़र इंटरफेस, इन सब का इस्तेमाल करके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट से ये प्रोसेसेस को मैनेज करता है, मतलब नाम से ही चीज़ें पता चल रही हैं। मेमोरी मैनेजमेंट यानी मेमोरीज को एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, इसका काम कर रहा होगा। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट यानी उसका कंट्रोल करना, कहाँ पर इसको स्टोर करना है, रीड राइट, उसको वापस रीट्राइव, ये सारी चीज़ें फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर डिवाइसेस को हैंडल करना, और यूज़र इंटरफेस के अंदर की यूज़र इंटरफेस पर क्या चीज़ प्रोवाइड करवानी है, ये सारा का सारा काम कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है आपके पास में व्हाट इज सेगमेंटेशन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। सेगमेंटेशन क्या होता है, संक्षेप में समझाइए। तो देखो, segmentation is a memory management technique where memory is divided into segments। ये एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होती है, मेमोरी को मैनेज करने का एक तरीका होता है जहाँ पर मेमोरी को क्या किया जाता है, अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कोड हो गया, डेटा हो गया, स्टैक हो गया, ये सारे के सारे हैं। और हर सेगमेंट के अंदर, चाहे कोड है, डेटा है, स्टैक है, हर सेगमेंट के अंदर दो चीज़ें होती है। एक आपका होता है बेस एड्रेस और एक होता है लिमिट यानी उसकी साइज़। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा सेगमेंटेशन क्या होता है, कि ये मेमोरी को मैनेज करने की तरीका होता है, टेक्निक होती है जिसमें मेमोरी को सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कोड, डेटा, स्टैक। सेगमेंट्स के अंदर दो चीज़ें होती है, बेस एड्रेस और साइज़। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो देखो, ये लॉजिकल डिवीज़न ऑफ प्रोग्राम्स करता है, यानी प्रोग्राम्स को लॉजिकली अलग अलग करने का काम इससे किया जा सकता है सेगमेंटेशन के थ्रू।
बेटर मेमोरी प्रोटेक्शन, यानी मेमोरी प्रोटेक्शन इससे बेहतर होता है, बेहतर ढंग से होता है। तो ये हो गया आपका कि सेगमेंटेशन क्या होता है और इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला क्वेश्चन आता है आपके पास में, एक्सप्लेन FCFS प्रोसेस शेड्यूलिंग इन ब्रीफ, कि FCFS जो प्रोसेस शेड्यूलिंग है उसको संक्षेप में समझाइए। तो देखो FCFS की फुल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया वो पहले सर्व हो जाएगा। तो FCFS का मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इट इज़ अ सिंपलेस्ट CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ये सबसे सिंपलेस्ट या फिर जो सरल तरीका होता है CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का, वो होता है FCFS। ये काम किस तरह से करता है कि द प्रोसेस दैट अराइज फर्स्ट इट एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, यानी आपके पास में फर्स्ट प्रोसेस, मान लो प्रोसेस 1 पहले आई तो प्रोसेस 1 पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, देन प्रोसेस 3 आई तो फिर प्रोसेस 3 हो जाएगी, उसके बाद में प्रोसेस 2 आई तो उसके बाद में प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट होगी। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर के अंदर एग्जीक्यूट होगी, ऑर्डर ऑफ कमिंग, यानी जिस ऑर्डर के अंदर प्रोसेस आएगी उसी ऑर्डर के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगी। पहले आई तो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे क्यू के अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट आउट होता है, जो पहले आता है वही पहले बाहर जाता है। तो उसी के ऊपर बेस्ड है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला एल्गोरिदम। ठीक है, प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। अब देखो जैसे एग्जाम्पल की बात करें, कोई एक प्रोसेस क्यू है जिसके अंदर P1 है, P2 है, P3 है, ये प्रोसेसेस इस तरह से आ रखी हैं। तो एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले P1 ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी, देन P2 देन P3। फॉर एग्जांपल मान लो इसकी बजाय अगर इस तरह से प्रोसेसेस आ रखी होती, मान लो कोई 5 प्रोसेस होती और पहले आई होती P2, देन आई होती P4, देन आई होती P1, देन आई होती P5 और उसके बाद में आई होती अगर P2। तो अब इन 5 प्रोसेस का जो एग्जीक्यूट होने का ऑर्डर होता है वो क्या होता कि जो पहले आई वही पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो पहले क्या आई P2, तो पहले एग्जीक्यूट हो जाती P2, P2 के बाद में कौन आया P4, तो अब एग्जीक्यूट होता P4, P4 के बाद में P1 तो एग्जीक्यूट होता P1, P1 के बाद में P5 तो एग्जीक्यूट होता P5 और लास्ट में आई थी P2 तो अब एग्जीक्यूट हो जाता P2। तो जो पहले आएगा वो पहले सर्व हो जाएगा, यानी जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये होता है आपका FCFS प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो आई होप आपको सेक्शन बी कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। मैंने 1 बाय 1 करके सारे के सारे क्वेश्चंस डायग्राम्स के साथ में, एग्जांपल्स के साथ में समझा दिए हैं। अब अपन चलते हैं सेक्शन सी की ओर। अब देखो आपको पता है कि सेक्शन सी के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 6 आते हैं। 6 में से कोई 4 क्वेश्चन अटेंड करने रहते हैं। पर क्वेश्चन आपका 8 मार्क का होता है, तो 8 4 जा 32 मार्क्स कैरी करते हैं आपका सेक्शन सी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 10, जो बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में स्वैप स्पेस मैनेजमेंट, यानी स्वैप स्पेस मैनेजमेंट क्या होता है एंड इसको विस्तार से समझाइए, एक्सप्लेन इट इन डिटेल। अब देखो मैं 8 नंबर के क्वेश्चंस ना, जैसे यहाँ दे दिया स्वैप स्पेस मैनेजमेंट, चाहे ये वाला पेपर सोल्व कर रहे हैं, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है 8 नंबर में, इनको मैं इस तरह से सोल्व करवाऊंगी कि आपको ये अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर टॉपिक आ गया स्वैप स्पेस मैनेजमेंट। अब मैं ये जब क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगी तो आपको अब ये टॉपिक कहीं और जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इस पेपर के सॉल्यूशन के साथ में आपका जिस भी चैप्टर का ये टॉपिक है स्वैप स्पेस मैनेजमेंट, ये कंप्लीट कवर हो जाएगा, यानी इसकी हर डिटेल में इसके अंदर समझा दूंगी। 8 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि वो पर्टिकुलर टॉपिक 8 नंबर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में ही कवर हो जाए। ठीक है, तो अब देखो स्वैप स्पेस मैनेजमेंट किस तरह से होता है, उससे पहले हम देख लेते हैं स्वैप स्पेस होता क्या है। ठीक है, तो स्वैप स्पेस इज़ अ पोर्शन ऑफ द हार्ड डिस्क दैट इज़ यूज्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ द कंप्यूटर्स मैन मेमोरी, यानी जो रैम होती है कंप्यूटर की मैन मेमोरी होती है, उसके एक्सटेंशन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। स्वैप स्पेस हार्ड डिस्क का वह भाग होता है जिसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी जो रैम होती है उसके विस्तार के रूप में, उसके एक्सटेंशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब आपकी रैम पूरी भर चुकी है तब वहाँ पर आप किसका यूज़ कर रहे हो, इस चीज़ का, स्वैप स्पेस का। तो इट इज़ यूज्ड व्हेन द रैम इज़ फुल, यानी जब रैम पूरी भर जाती है तो अतिरिक्त मेमोरी की आवश्यकता होती है, एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत होती है, तब स्वैपिंग की जाती है। वहाँ पर स्वैपिंग का इस्तेमाल किया जाता है जिससे पृष्ठों या पूर्ण प्रोसेस को रैम और डिस्क के बीच में स्थानांतरित किया जाता है। तो देखो जब रैम फुल हो जाती है तो मोर मेमोरी इज़ नीडेड, ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है। किस लिए? डेटा को टेम्पोरेली होल्ड करने के लिए,
यानी डेटा को कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, नॉट परमानेंटली, टेम्पररी होल्ड करने के लिए जो है ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है। तो इस प्रोसेस को स्वैपिंग बोला जाता है। व्हेन पेजेस और एंटायर प्रोसेसेस आर मूव्ड बिटवीन रैम एंड डिस्क, यानी जब आपकी रैम है और जो आपकी डिस्क है उन दोनों के बीच में जो स्वैप स्पेस है, जो पोर्शन है जिसको टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पर जब डेटा चला जाता है, वहाँ पर जब प्रोसेस रहती है तो उसे हम जो है स्वैपिंग बोलते हैं। ये पर्पस क्या होता है स्वैप स्पेस का? टू स्टोर मेमोरी पेजेस नॉट एक्टिवली यूज्ड, यानी जो मेमोरी पेजेस अभी उपयोग में नहीं है उन्हें स्टोर करने के लिए। टू अलो मल्टीटास्किंग व्हेन रैम इज़ फुल, जब रैम फुल हो चुकी है, रैम भर चुकी है, तब भी मल्टीटास्किंग को सक्षम बनाने के लिए, उसको अलो करने के लिए जो है स्वैप स्पेस का पर्पस होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। टू प्रोवाइड वर्चुअल मेमोरी सपोर्ट, यानी वर्चुअल मेमोरी को सपोर्ट करने के लिए भी स्वैप स्पेस की ज़रूरत होती है। स्वैप स्पेस का ये पर्पस होते हैं। यहाँ आप डायग्राम के थ्रू जो है समझ पाएंगे। यहाँ देखो, ये आपको आई होप अब क्लियर दिख रहा होगा। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले जो है आपको यहाँ मेन कंप्लीट स्पेस दिख रहा है, ये आपकी मेन मेमोरी हो गई और इसके अंदर एक्टिव पेजेस हो गए। अब स्वैप आउट हो गया, यहाँ से जो पेज एक्टिव नहीं होगा उसको उस स्पेस के अंदर जाना है। देन ये आपका स्वैप स्पेस आ गया, तो इसके अंदर जो भी स्वैप्ड पेजेस हैं, यानी जो भी एक्टिव पेजेस नहीं है, वो इसके अंदर आ जाएंगे और यहाँ से स्वैप इन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो स्वैप का कॉन्सेप्ट है ये समझ आया होगा कि स्वैप स्पेस होता है क्या है। ये वो पोर्शन होता है, यानी जब आपके कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी रैम जब फुल हो जाएगी तो उसको एक्सटेंड करने के लिए, टेम्पररी डेटा को होल्ड करने के लिए जिस स्पेस की ज़रूरत होती है उसे हम स्वैप स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो स्वैप स्पेस या फिर स्वैप मैनेजमेंट का जो एल्गोरिदम है उसको थोड़ा सा आराम से समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले है कि व्हेन रैम इज़ फुल एंड अ न्यू पेज इज़ नीडेड, कि जब अपनी जो है रैम जो मेन मेमोरी है वो फुल हो जाती है और हमें नया पेज चाहिए, नए पेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सेलेक्ट विक्टिम पेज यूजिंग अ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, जैसे LRU एल्गोरिदम होता है जो पेज रिप्लेसमेंट के लिए काम में लिया जाता है, वैसे हम किसी भी एल्गोरिदम जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है उसका इस्तेमाल करके हम एक विक्टिम पेज को सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट प्रोसेस क्या था कि अपनी रैम जो है कंप्लीट क्या हो गई है, फुल हो गई है और हमें किसकी ज़रूरत है, एक नए पेज की ज़रूरत है। तो अब नया पेज हम कैसे करेंगे, किसी एक विक्टिम पेज को सेलेक्ट करेंगे, किसके थ्रू, एल्गोरिदम का यूज़ करके, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का। वो कोई भी एल्गोरिदम हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए LRU ले सकते हैं आप। ठीक है, इसका हमने यूज़ करके एक पेज सेलेक्ट करा, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड है कि मूव दैट पेज फ्रॉम रैम टू स्वैप स्पेस, स्वैप आउट का यूज़ करके रैम से उसे स्वैप स्पेस के अंदर क्या करना है, पेज को मूव करना है। जैसा हमने अभी यहाँ डायग्राम में देखा था, ये देखो, ये स्वैप आउट स्पेस है, स्वैप आउट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से जो है पेज को क्या करना है, मूव करना है। एंड लोड द रिक्वायर्ड पेज फ्रॉम डिस्क टू रैम, और जितना रिक्वायर्ड पेज चाहिए हमें, मान लो कि इतना GB, इतना कुछ स्पेस है जो चाहिए, तो उसको हम क्या कर देंगे, रैम के साथ में ऐड करके रैम को एक्सटेंड कर देंगे और स्वैप इन हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो इफ़ यू ओपन मल्टीपल एप्लीकेशंस एंड द रैम कैन नॉट होल्ड ऑल डेटा, कि जब हम बहुत सारे ऐप खोलते हैं तो रैम क्या हो जाती है, कम बढ़ जाती है। द OS moves some background apps data to swap space to free up the RAM, तो वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये कुछ ऐप का डेटा जो है स्वैप स्पेस के अंदर शिफ्ट कर देता है, यानी वो पर्टिकुलर ऐप्स जिनको हम अभी एक्टिवली यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको क्या करेगा, स्वैप स्पेस के अंदर शिफ्ट कर देगा ताकि रैम के अंदर जगह बन जाए, यानी ताकि हम जो भी करंटली एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं वो ढंग से रन हो पाए। तो उनको रन करवाने के लिए जो जगह बनाने का काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर देता है। आई होप आपको ये जो है स्वैप प्रबंधन एल्गोरिदम या फिर स्वैप मैनेजमेंट एल्गोरिदम समझ आया होगा। देखो मैं फिर से बताती हूँ, फर्स्ट स्टेप है रैम फुल हो जाएगी और आपको नए पेज की ज़रूरत होगी। सेकंड स्टेप है आप किसी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके एक विक्टिम पेज को सेलेक्ट करेंगे। थर्ड स्पेस है कि आप स्वैप आउट कर देंगे उस जो जब रैम फुल हो जाएगी तो स्वैप स्पेस के अंदर उस पेज को। और फोर्थ स्पेस है जो भी आपका जो रिक्वायर्ड पेज है उसको लोड कर देंगे रैम के अंदर जो है डिस्क से, तो वो आपका स्वैप इन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका स्वैप मैनेजमेंट एल्गोरिदम। एग्जाम्पल के साथ ही मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11 की ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी में एक्सेस राइट्स क्या हैं, विस्तार से समझाइए कि व्हाट आर एक्सेस राइट्स इन OS सिक्योरिटी, एक्सप्लेन इन डिटेल,
यानी एक्सेस राइट्स क्या होते हैं, इनको डिटेल में समझाना है। तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सेस राइट्स होते क्या हैं। तो ये वो परमिशंस होती है, वो राइट्स होते हैं दैट डिफाइंस हु कैन डू व्हाट विद अ फाइल, डायरेक्टरी और रिसोर्स इन अ ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ये वो राइट्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन फाइल के साथ में, डायरेक्टरी के साथ में या फिर रिसोर्स के साथ में क्या काम कर सकता है, रीड कर सकता है, उसमें कुछ राइट कर सकता है या फिर उस पर कुछ फंक्शंस, कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकता है। ये जो राइट्स डिफाइन करने का काम होता है, ये जो राइट्स डिफाइन होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं एक्सेस राइट्स। दीज आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग सिक्योरिटी एंड डेटा इंटीग्रिटी। यानी ये चीज़ों को, डेटा को सिक्योर करने के लिए, उसको इंटीग्रेट करने के लिए, इंटीग्रिटी उसकी रखने के लिए ज़रूरी होता है क्या, एक्सेस राइट्स का पता होना कि पर्टिकुलर फाइल के ऊपर किसकी कितनी परमिशन है। फॉर एग्जांपल कोई एक पीडीएफ है और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेन पर्सन है, जो एडमिन है, उसके पास में उसके ऊपर रीड का भी ऑप्शन होगा कि उसे रीड कर सकता है, उस फाइल के अंदर कुछ राइट कर सकता है एंड उस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है, उसके अंदर कुछ प्रोसेसेस, कुछ चीज़ें जो है वो कर सकता है। वहीं जो एम्प्लॉयर्स होंगे उनके अगर काम राइटिंग का काम है उसका, तो वो उसको राइट और रीड कर सकते हैं, उसके अंदर एग्जीक्यूशन का काम नहीं हो सकता। और जो व्यूअर्स हैं, बाहर के लोग हैं, वो उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, ना तो उसमें कुछ राइट कर सकते हैं, ना ही जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। आप यहाँ पर 3 राइट देख पाएंगे। एक होता है रीड, जिसको हम आर लिखते हैं, एक राइट होता है जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, एक एग्जीक्यूट होता है जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, इनको यहाँ लिखा हुआ है कि रीड का कहाँ इस्तेमाल होता है, जब फाइल या डायरेक्टरी को पढ़ने की परमिशन इस वाले उससे मिलती है। देन किसी को मॉडिफाई करने की या फिर ऐड और रिमूव करने की परमिशन हमें राइट, एक्सेस राइट से मिलती है। और रन करने की फाइल को, या फिर अगर कोई स्क्रिप्ट है या फिर वो है उसको चालू करने की जो है परमिशन, वो हमें एग्जीक्यूट राइट से मिलती है, एक्स राइट से मिलती है। अब देखो यहाँ पर कुछ एक्सेस कंट्रोल एंटिटीज़ दी हुई है, आपको ढंग से समझ आएगा। एक्सेस कंट्रोल एंटिटीज़ या फिर एक्सेस के लेवल्स, 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला होता है आपका ओनर, जिसने वो फाइल बनाई है। ठीक है, वो बंदा जिसने ये जो फाइल क्या करी है, बनाई है, तो ये हो गया आपका ओनर। नेक्स्ट आता है अ ग्रुप, अ सेट ऑफ यूज़र्स विच शेयर्ड एक्सेस। यानी एक ग्रुप ऑफ यूज़र्स, यानी आपके पास में यहाँ पर मैंने जैसा कि बोला कि एम्प्लॉय के अंदर जो मेन बंदा है वो उस चीज़ के अंदर कुछ भी कर सकता है, वो ओनर हो गया। देन आपके ये जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ है, ये जो उस फाइल के अंदर कुछ भी चीज़ें एडिट वगैरह करेंगे, यानी इसके अंदर इसका शेयर्ड एक्सेस है, तो ये सेकंड हो गया। एंड तीसरा होता है वर्ल्ड एवरीवन एल्स, जो सारे लोग, बहुत सारे लोग या बहुत सारे लोग जो क्या कर रहे हैं, अब उसको रीड कर रहे होंगे या फिर उसको जो भी कर रहे होंगे, वो ये बहुत सारे ये लोग हो गए। तो आई होप आपको ये जो एक्सेस कंट्रोल एंटिटीज़ है ये समझ आई होगी। अब देखो एक्सेस कंट्रोल एंटिटीज़ के बाद में आता है एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। एक चीज़ बता दूं, 8 नंबर का क्वेश्चन आया है आपके पास में कि एक्सेस राइट्स क्या होते हैं, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको लिखना है उसके अंदर कि एक्सेस राइट्स होता है क्या है, टाइप्स ऑफ एक्सेस राइट्स क्या होते हैं, उसके बाद में हाँ आप थोड़ा एंटिटीज़ को समझाओ तो ठीक है, बाकी आप एग्जाम्पल लास्ट में या फिर इंपॉर्टेंस इसका देके इस चीज़ को फिनिश कर सकते हो। आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस हिसाब से कवर करवा रही हूँ आपको यहाँ पर टॉपिक, कि आप जो है एग्ज़ाम में एक्सेस राइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको स्किप ना करो, वो कंप्लीट कर पाओ। मैं उस हिसाब से कि आपका पेपर को सॉल्व करने के साथ साथ आपका जो सिलेबस है वो भी कवर हो जाए, तो यहाँ से आपका एक्सेस राइट का टॉपिक कंप्लीट कवर हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें भी बता रही हूँ। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं। अगला आता है आपके पास में कि एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज़म्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला आपके पास में होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, यानी ACL। ये क्या करता है, अ लिस्ट एसोसिएटेड विद ईच फाइल या रिसोर्सेज दैट स्पेसिफाइज विच यूज़र और ग्रुप्स कैन एक्सेस इट और हाउ। यानी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एक ऐसी लिस्ट या फिर एक ऐसी सूची बनी हुई होती है जो ये बताती है कि कौन से यूज़र्स या फिर ग्रुप ऑफ पीपल जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। कि हर फाइल या संसाधन के साथ में एक सूची होती है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि कौन उसे एक्सेस कर सकता है और कैसे कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में अगले आपके एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म में सेकंड आता है डायरेक्शनरी एक्सेस कंट्रोल, जिसे हम DAC बोलते हैं। तो ये डायरेक्शनरी नहीं है, ये है डिस्क्रेशनरी। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट एक्सेस इज़ बेस्ड ऑन यूज़र आइडेंटिटी एंड ग्रुप मेंबरशिप। ये जो है इसके अंदर जो एक्सेस होती है ये इस बात पर वो होती है कि जो ग्रुप है, यूज़र हैं या फिर ग्रुप है, उनका बेस है, उसके ऊपर एक्सेस तय होती है।
ये इसका इस्तेमाल जनरली जो है यूनिक्स और लाइनक्स के अंदर किया जाता है। इसके अंदर एक्सेस किस पर बेस्ड है? यूज़र की आइडेंटिटी और ग्रुप की मेंबरशिप के ऊपर। अगला आता है आपका मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, जिसे MAC बोला जाता है। तो इसके अंदर एक्सेस किस पर बेस्ड होती है? प्री डिफाइंड होती है सिक्योरिटी लेवल्स पर, और इसका इस्तेमाल जनरली पैरामिलिट्री जो सिस्टम्स होते हैं, जो मिलिट्री सिस्टम्स होते हैं, वहाँ पर किया जाता है। तो मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल या MAC ये सुरक्षा लेवल के आधार पर एक्सेस तय होती है, और जैसा कि मिलिट्री सिस्टम्स के अंदर किया जाता है। तो ये आई होप आपको एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म समझ आए होंगे। इसके बाद में आप एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है जिसके अंदर लाइनक्स को परमिशंस की रिक्वायरमेंट है, तो उसका फॉर्मेट है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो देखो RWX का मतलब है कि ऑनर को रीड, राइट और एग्जीक्यूट तीनों चीज़ें की परमिशन है। कोई ग्रुप है उसे रीड और एग्जीक्यूट करने की है, और कोई अदर है उनको सिर्फ रीड करने की परमिशन है। आप इस मैट्रिक्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। इसके अंदर जो भी आपकी रो है और एक आपका कॉलम बना हुआ है, इस तरह से जो होती हैं वो रोज़ होती हैं। तो इसके अंदर हर जो रो है वो किसको बता रही है? यूज़र को बता रही है। तो यहाँ पर यूज़र A है, यूज़र B है, यूज़र C है, और ये जो है इस तरह से होती है। ऊपर से नीचे वर्टिकल जो लाइंस होती हैं उनको हम कॉलम्स बोलते हैं, और कॉलम्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको थोड़ा बेहतर तरीके से जूम करने पर समझ आएगा। तो आप यहाँ देख पाओगे यूज़र A को फाइल 1 की रीड और राइट की परमिशन है, फाइल 2 की उसे कोई परमिशन मिली नहीं है, और फाइल 3 के लिए उसे सिर्फ एग्जीक्यूट करने की परमिशन है। यूज़र B की बात करें तो उसे फाइल 1 के लिए रीड की परमिशन है, फाइल 2 के लिए राइट की परमिशन है, और फाइल 3 के लिए उसे कोई परमिशन नहीं है, यानी उसे उस चीज़ का एक्सेस नहीं है। एडमिन की बात करें तो उसे फाइल 1 और 2 और 3 तीनों के लिए ही रीड, राइट और एग्जीक्यूट तीनों चीज़ें परफॉर्म करने की जो है परमिशन है। तो आई होप आपको ये जो है चीज़ें समझ आई होगी कि किस तरह से परमिशंस ये होती है। अब देखो एक्सेस राइट्स की इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है, क्या महत्व होता है एक्सेस राइट्स का। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। तो देखो इंपॉर्टेंस क्या होती है एक्सेस राइट्स की। सबसे पहला होता है आपके पास में इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी जो अनाधिकृत एक्सेस होती है उसको रोकता है। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी, ये जो गोपनीयता होती है उसकी अखंडता को बनाए रखता है। अगला आता है इट अलो कंट्रोल्ड शेयरिंग ऑफ डेटा, डेटा की कंट्रोल्ड शेयरिंग, यानी जो नियंत्रित तरीके से अगर डेटा को शेयर करना है, कंट्रोल्ड वे में शेयर करना है, तो उसको ये अलाउ करता है। इट प्रिवेंट एक्सीडेंटल एंड इंटेंशनल मिसयूज़, या तो गलती से या फिर जानबूझकर अगर किसी का इंटेंशन था मिसयूज़ करने का डेटा को, तो वो, या फिर किसी से गलती से भी कभी हो जाता है, तो वो करने से रोकने का काम कौन करते हैं? एक्सेस राइट्स करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। तो ये क्या बोल रहा है कि कर्नल क्या है और कर्नल द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को समझाइए। कि व्हाट इज़ कर्नल एंड एक्सप्लेन वेरियस टास्क्स परफॉर्म्ड बाय कर्नल। तो 1 बाय 1 करके कंप्लीट इस तरह से इसको सॉल्व करवाऊंगी कि आपको जो है कर्नल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ढंग से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब कर्नल होता क्या है? तो द कर्नल इज़ द कोर कंपोनेंट ऑफ एन OS, यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कंपोनेंट होता है। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन यूज़र एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर, यानी जो हार्डवेयर होता है और जो यूज़र एप्लीकेशन होती है, यानी जो यूज़र इंटरफेस होता है, जहाँ से यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होता है सिस्टम के साथ में, उन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है कौन? कर्नल। द कर्नल डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द हार्डवेयर एंड मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज, ये जो है डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ में इंटरेक्ट करता है एंड जो सिस्टम रिसोर्सेज है उनको मैनेज करने का काम करता है। It is loaded into memory at boot time and remains in memory while the OS is running, यानी जब सिस्टम बूट होता है, जब सिस्टम स्टार्ट होता है, तब ये मेमोरी के अंदर लोड होता है और ये तब तक मेमोरी के अंदर रहता है जब तक OS रन हो रहा होता है। तो देखो जैसे यहाँ पर आपका हार्डवेयर है और यहाँ पर आपका जो है यूज़र बैठ के इस PC के अंदर इससे ये इंटरेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच के अंदर यहाँ ब्रिज का काम कौन कर रहा होता है? कर्नल कर रहा होता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकंड चीज़ की कर्नल डायरेक्ट जो है हार्डवेयर से डायरेक्ट कनेक्ट करता है, डायरेक्ट इससे, और ये सारे जो भी सिस्टम रिसोर्सेज होते हैं उनको नियंत्रित करता है, उनको कंट्रोल करता है, उनको मैनेज करता है। अब जब इसने यूज़र ने यहाँ सिस्टम ऑन करा तो ये बूट हुआ, बूट होते टाइम रैम के अंदर क्या हो गया? कर्नल लोड हो गया, और ये तब तक चलेगा जब तक आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर चल रहा है। ठीक है, अब कर्नल जो है उसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला हो गया मोनोलिथिक। मोनोलिथिक क्या करता है? ऑल सर्विसेज रन इन कर्नल स्पेस, यानी जितनी भी सर्विसेज है वो सारी की सारी कर्नल स्पेस के अंदर होती है, जैसे लाइनक्स के अंदर होता है।
नेक्स्ट आता है माइक्रो कर्नल। तो माइक्रो कर्नल क्या होता है, ओनली असेंशियल सर्विसेज इन कर्नल, यानी जो ज़रूरी सर्विसेज होती हैं सिर्फ वही कर्नल के अंदर होती है, बाकी कहाँ होती है, यूज़र स्पेस के अंदर, और ये मिनिक्स के अंदर होता है। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड कर्नल। तो हाइब्रिड कर्नल क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल, यानी जो मोनोलिथिक कर्नल है एंड जो माइक्रो कर्नल है, इन दोनों के बीच में जो है कॉम्बिनेशन का मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर कर दें और तब जो कर्नल मिले तो वो क्या मिलेगा, हाइब्रिड कर्नल मिलेगा। फॉर एग्जांपल विंडोज़ के अंदर हो गया, मैक ओएस के अंदर हो गया। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ कर्नल। अब कर्नल जो है कौन कौन से टास्क को परफॉर्म करने का काम करते हैं, तो सबसे पहला होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी प्रोसेस प्रबंधन का काम कर्नल करता है। ये क्या करता है, क्रिएट एंड मैनेज प्रोसेसेस, यानी ये नए प्रोसेसेस को बनाएगा एंड देन उसको एंड करेगा, समाप्त करेगा। शेड्यूलिंग सीपीयू फॉर प्रोसेसेस, सीपीयू को शेड्यूल करेगा। नेक्स्ट आता है इसका काम मेमोरी मैनेजमेंट, ये मेमोरी प्रबंधन का, मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है। इट एलोकेटिंग एंड फ्रीइंग मेमोरी टू प्रोसेस, पहले कोई अगर प्रोसेस आई है तो उसको इसने मेमोरी एलोकेट की, अब प्रोसेस फिनिश हो गई है, टास्क को कंप्लीट हो गया है, तो मेमोरी को वापस डी एलोकेट करेगा। तो एलोकेट और डी एलोकेट करने का काम कर रहा है। वर्चुअल मेमोरी हैंडलिंग, ये वर्चुअल मेमोरी को संभालता है। देन आता है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर ये फाइल सिस्टम्स का प्रबंधन करता है। क्या करता है, रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स, मैनेजिंग फाइल परमिशंस एंड डायरेक्टरीज की इसकी एक्सेस राइट्स वाला यहाँ पर वो आ जाता है। नेक्स्ट आता है डिवाइस मैनेजमेंट। अब देखो डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर क्या करता है ये, इट कम्युनिकेट्स विद हार्डवेयर डिवाइसेस थ्रू ड्राइवर्स। ड्राइवर्स के थ्रू क्या करता है ये जो हार्डवेयर, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने साइड के अंदर चीज़ें लिख रखी है, कभी साइड में लिखी हुई होंगी, कभी जैसे पैराग्राफ खत्म होगा उसके नीचे लिखी हुई होंगी, तो प्लीज़ आप वहाँ ध्यान देते रहिए। तो डिवाइस मैनेजमेंट क्या करता है, ये हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ में कम्युनिकेट करता है ड्राइवर्स के थ्रू। इट कंट्रोल्स इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस, ये इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है इंटरप्ट हैंडलिंग, ये इंटरप्ट हैंडलिंग करता है, यानी इट रिस्पॉन्ड्स टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स एफिशिएंटली। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो आने वाले इंटरप्शंस होते हैं, जो बीच में जो उसमें रोकथाम आती है, उसका फटाफट से जवाब देता है, उसके ऊपर काम करने का काम करता है, उसको हैंडल करने का काम करता है। सिस्टम कॉल्स हैंडलिंग, इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एप्लीकेशंस एंड हार्डवेयर, यानी जो यूज़र एप्लीकेशंस है और जो आपका हार्डवेयर है उनके बीच में जो है इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है कर्नल। तो ये हो गए आपके टास्क परफॉर्म्ड बाय कर्नल। आप इधर स्ट्रक्चर के थ्रू समझ सकते हैं कि सबसे ऊपर जो है आपकी यूज़र एप्लीकेशन होगी, सबसे बाहर आपका यहाँ यूज़र एप्लीकेशन होगी। देन यहाँ पर यूज़र कोई कॉल दे रहा है तो वो सिस्टम कॉल्स आएंगी। देन आपका आएगा कर्नल जो ब्रिज की तरह काम कर रहा है। देन इधर आपका हार्डवेयर आता है, और क्योंकि इनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है तो ये जो भी एक्टिविटीज़ है, मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, इनपुट आउटपुट कंट्रोल है, फाइल सिस्टम है, डिवाइस मैनेजमेंट है, शेड्यूलर है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होंगी। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो हम कोई फाइल ओपन करते हैं तो सबसे पहले यूज़र ऐप क्या करता है, सिस्टम कॉल सेंड करता है कि फाइल को, भाई पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना है, उसका एक्सेस चाहिए। तो कर्नल क्या करेगा, एक्सेस करेगा फाइल सिस्टम का, रीड करेगा स्टोरेज से और डेटा क्या कर देगा, यूज़र को सेंड कर देगा। ये प्रोसेस होने के बाद में यूज़र के सामने पीसी पर वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो आई होप आपको जो है कर्नल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें लिख के आनी है जब आपके पास में ये आए कि कर्नल क्या होता है और इसके टास्क परफॉर्म करो। आप सिंपली डिफाइन कर दोगे कर्नल होता क्या है, आप कर्नल का स्ट्रक्चर बना दोगे कि यहाँ यूज़र इंटरफेस होता है, ब्रिज की तरह काम करता है, और यहाँ पर आपका हार्डवेयर होता है, इसके बीच में इधर सिस्टम गोल्स बना दोगे। ये दो काम करने के बाद में जो जो कर्नल्स टास्क परफॉर्म करता है, जो मैंने यहाँ पर लिखे थे कि ये जो है ये डिफरेंट टास्क करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इतनी ही लिख कर आनी है, बाकी कंप्लीट आपको नहीं लिखना है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को विस्तार से समझाइए कि एक्सप्लेन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन डिटेल। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम देख लेते हैं डायरेक्टरी होता क्या है, होती क्या है। तो देखो, व्हाट इज डायरेक्टरी? अ डायरेक्टरी इज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर इन अ फाइल सिस्टम दैट कंटेन्स रेफरेंसेस टू अदर फाइल्स और डायरेक्टरीज।
तो डायरेक्टरी क्या होता है एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है किसी भी फाइल सिस्टम के अंदर, जो अलग अलग जो है रेफरेंसेस है उनको कंटेन करेगा दूसरी फाइल या डायरेक्टरी से। इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स सो दैट दे कैन बी इजीली एक्सेस्ड और मैनेज्ड। ये जो है हेल्प करता है फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने में ताकि उनको आसानी से एक्सेस किया जा सके, आसानी से मैनेज किया जा सके। तो डायरेक्टरी क्या होती है? डायरेक्टरी एक लॉजिकल संरचना होती है जो फाइल सिस्टम में होती है। इसमें फाइलों या दूसरी डायरेक्टरीज के संदर्भ होते हैं यानी रेफरेंसेस होते हैं। यह क्या करता है? फाइलों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि डायरेक्टरी होती क्या है। अब देखो टाइप्स ऑफ डायरेक्टरीज स्ट्रक्चर, इनके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले आता है सिंगल लेवल डायरेक्टरी। तो देखो सिंगल लेवल डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स होती है वो सेम डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती है। लिमिटेशन होती है कि नेम कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर पुअर ऑर्गेनाइजेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक फोल्डर है, फॉर एग्जाम्पल मैंने BTER पॉलिटेक्निक क्लासेस नाम से एक फ़ोल्डर बना रखा है, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर मुझे क्या करने थे? मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच के नोट्स भी सेव करके रखने थे, मैकेनिकल के भी, सिविल के भी, सारी चीज़ों के मुझे नोट्स सेव करने थे। या फिर इसको भी छोड़े तो इस तरह से समझ लो कि ये जो फाइल है इसके अंदर नोट्स रखने हैं 2nd सेम के भी, 4th सेम के भी और 6th सेम के भी। बट सिंगल लेवल डायरेक्टरी में क्या होगा कि ये सिंगल एक डायरेक्टरी स्टार्ट हो गई और इसके अंदर ये फाइल 1 हो गई, फाइल 2 हो गई, फाइल 3 हो गई। अब 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह सेव हो रही है। तो मान लो कि कोई 2 चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल CS4001 के नोट्स भी हैं और CS4001 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, और दोनों को मैंने सेम ही नाम से सेव करा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेम का कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। एंड पूरा ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो जाएगा कि 2nd, 4th और 6th तीनों ही सेमेस्टर्स का जो कंटेंट है वो एक जगह इस तरह से हो जाएगा कि चीज़ें आसानी से समझ नहीं आएगी, एक्सेस करने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये इस तरह से इसका डायग्राम हो जाएगा कि आपकी फाइल डायरेक्टरी स्टार्ट होती है, उसके अंदर एक फाइल है, उसके अंदर दूसरी फाइल है, उसी के अंदर n नंबर ऑफ फाइल्स आपने डाल रखी है। तो ये होता है आपका सिंगल लेवल डायरेक्टरी। ये और बेहतर तरीके से समझ आएगा जब हम आगे आगे पढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका 2 लेवल डायरेक्टरी। अब देखो 2 लेवल डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है कि ईच यूज़र हैज़ देयर ओन डायरेक्टरी। हर यूज़र की अपनी अलग डायरेक्टरी होती है। इट एलिमिनेट्स नेम कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन यूज़र। ये यूज़र्स के बीच में नेम कॉन्फ्लिक्ट्स जो नाम टकराव की समस्या होती है उसको दूर करता है। कैसे? आपने एक डायरेक्टरी स्टार्ट करी और उसके अंदर आपने मान लो 2nd सेमेस्टर लिख दिया और इधर आपने जो है ऐसा समझते हैं, हाँ, तो आपने देखो 2nd सेमेस्टर लिखा और ये डायरेक्टरी स्टार्ट करी। इसके अंदर आपने यूज़र 1 के लिए आपने मान लो नोट्स बनाया है और यूज़र 2 आप समझ लो कि आपने दूसरा जो है वो लिख दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब इस नोट्स के अंदर आप सेम सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल 2005 आपका सब्जेक्ट है, उसके कोड से सेव कर सकते हैं। वहीं उसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर सेम नाम से 2005 नाम से सेव कर सकते हैं। तो सेम नाम है और अलग अलग फोल्डर में होने की वजह से, अलग अलग यूज़र्स होने की वजह से, इनकी अपनी डायरेक्टरी होने की वजह से क्या होगा? कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो ये होता है आपका 2 लेवल डायरेक्टरीज। नेक्स्ट आता है 3 स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टरीज या फिर जिसको हम हायरार्किकल डायरेक्टरी भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इट अलाउज हायरार्किकल फाइल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी ये फाइल को हायरार्किकल फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। अ डायरेक्टरी कैन कंटेन फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज। एक इसके अंदर क्या होता है कि डायरेक्टरी के अंदर डिफरेंट फाइल्स और उनकी अलग अलग अपनी सब डायरेक्टरीज हो सकती हैं। जैसे यहाँ यूज़र 1 है, उसने डॉक्स का एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर रेज्यूमे डॉक्स रखा। देन उसी यूज़र ने डॉक्स के अलावा एक म्यूज़िक का और फोल्डर बनाया और उस म्यूज़िक के अंदर n नंबर ऑफ उसने म्यूज़िक्स डाल दिए। उसी तरह से कोई दूसरा है जो सिस्टम है, उसके अंदर लॉग्स की फाइल्स पड़ी हुई हैं। ये इस तरह से क्या होता है, ये 3 स्ट्रक्चर डायरेक्टरी बनती है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट आता है आपका असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी। तो असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी क्या होता है? इट अलोज शेयरिंग ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, यानी ये फाइल्स या फिर डायरेक्टरीज इसके अंदर शेयर की जा सकती है। इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन, यानी ये फाइलों के डुप्लीकेशन को कम करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो शॉर्टकट और लिंक टू अ कॉमन डायरेक्टरी। कोई एक कॉमन डायरेक्टरी है 2 जगह के अंदर, तो क्या तो उनका कुछ एक शॉर्टकट रख देंगे या फिर उनकी एक लिंक बना देंगे जो दोनों डायरेक्टरीज का डायरेक्ट एक्सेस दे देगा। तो ये क्या करेगा कि जो डुप्लीकेशन हो रहा था कि यहाँ भी वो पर्टिकुलर चीज़, यहाँ भी उसका एक शॉर्टकट बना दिया और उसे इसकी डुप्लीकेसी को कम कर दिया। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट आता है कि जनरल ग्राफ डायरेक्टरी। जनरल ग्राफ डायरेक्टरी क्या होता है? लाइक
असाइक्लिक ग्राफ बट अलोज साइकिल्स। जैसे असाइक्लिक के अंदर क्या है कि वो चीज़ों को मतलब लिंक तो बना रहा है, शॉर्टकट तो बना रहा है, बट उसकी जो है असाइक्लिक हो गई कंप्लीट जो सिस्टम है। तो यहाँ पर ये साइकिल्स की अनुमति देता है। नीड्स गार्बेज कलेक्शन एंड साइकिल डिटेक्शन, इसको गार्बेज कलेक्शन और साइकिल डिटेक्शन की ज़रूरत होती है, तभी तो वो कंफर्म कर पाएगा कि हाँ कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है, कैसे हो रही है। तो ये होगी आपकी टाइप्स ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स। अब देखो नेक्स्ट आता है डायरेक्टरीज के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, क्या क्या काम किए जा सकते हैं। तो डायरेक्टरी को क्रिएट किया जा सकता है, डायरेक्टरी को डिलीट किया जा सकता है, रीनेम यानी उसका नाम बदला जा सकता है, ट्रेवर्स करना यानी डायरेक्टरी में कंप्लीट में विजिट किया जा सकता है, लिस्ट फाइल्स यानी लिस्टिंग की जा सकती है, मूव फाइल्स यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। तो ये वो ऑपरेशंस है जो डायरेक्टरीज के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं। अगर हम 3 स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टरी की बात करें तो देखो रूट है, रूट के अंदर बिन बना हुआ है, यूज़र बना हुआ है, यूज़र ने 2 अपने फोल्डर बना रखे हैं, अलाइस एंड बॉब। अलाइस के अंदर file1.txt करके फाइल है और इसने एक और etc करके अलग बना रखा है। एडवांटेजेस की बात करें स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टरीज की तो देखो ऑर्गेनाइजेशन आसान होता है, फाइलें व्यवस्थित करना आसान हो जाती है, बेटर फाइल मैनेजमेंट, फाइल को खोजना, एक्सेस करना, रिट्राइव करना, सेव करना, वो सारी चीज़ें आसान हो जाती है। सपोर्ट्स एक्सेस कंट्रोल यानी ये सुरक्षा नियंत्रण को पॉसिबल बनाता है, सपोर्ट करता है। तो ये कंप्लीट आपका डायरेक्टरीज स्ट्रक्चर के ऊपर कंप्लीट आपका टॉपिक रेडी हो गया है। आपको क्वेश्चन में पूछा था सिर्फ कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को डिटेल में समझाइए, तो आपको पहले समझाना था डायरेक्टरी होता है क्या है, एंड देन ये जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं डायरेक्टरी के, सिंगल लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, असाइक्लिक और ग्राफ, जो जनरल ग्राफ डायरेक्टरी, ये समझाने थे सिर्फ, बाकी आपको कुछ भी नहीं समझाना था। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है पेजिंग क्या होता है विस्तार से समझाइए, कि व्हाट इज पेजिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो देखो पेजिंग होता क्या है, पेजिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट एलिमिनेट्स द नीड फॉर कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन ऑफ फिजिकल मेमोरी। It divides the logical memory used by process into fixed size blocks called pages। यानी क्या करता है कि पेजेस एक मेमोरी मैनेजमेंट की तकनीक होती है जिसमें पूरी लॉजिकल मेमोरी का जो समान आकार होता है, जो फिक्स्ड साइज होती है, उसमें उसको बांटा जाता है, यानी जो कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन किया जाता है फिजिकल मेमोरीज का, जिनको अपन क्या बोलते हैं, पेजेस बोलते हैं। और फिजिकल मेमोरी यानी रैम को भी उतने ही आकार के फ्रेम में बांटा जाता है, यानी आपको एक जो फिक्स साइज है उनके अंदर उसको जो है डिवाइड करना आपका पेजिंग हो जाता है। की कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसके अंदर कुछ की कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, टर्मिनोलॉजीज बोल लो जो इस पेजिंग के अंदर आपको इस्तेमाल आ रही होंगी। तो सबसे पहला आता है पेज क्या होता है, और फिक्स्ड साइज ब्लॉक होता है लॉजिकल मेमोरी का। तो लॉजिकल मेमोरी का एक निश्चित आकार का हिस्सा होता है जिसे हम पेज कहते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेम, ये एक फिक्स साइज का ब्लॉक होता है फिजिकल मेमोरी का, यानी जो फिजिकल मेमोरी है उसका जो निश्चित आकार का हिस्सा है उसको हम फ्रेम बोलते हैं। पेज किसका था, लॉजिकल का, फ्रेम किसका है, फिजिकल का। नेक्स्ट आता है पेज टेबल। पेज टेबल किसको बोलते हैं, अ टेबल मेंटेन्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैप्स पेजेस टू फ्रेम, यानी एक टेबल जो पेजेस और जो फ्रेम्स है उनके बीच की जो मैपिंग करने का काम करता है, उनके बीच की जो मैपिंग रखती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेज टेबल बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। पेजिंग की वर्किंग क्या होती है, लॉजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू पेजेस, यानी लॉजिकल जो मेमोरी होती है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, उसमें डिवाइड करते हैं पेजेस के अंदर। फिजिकल मेमोरी को डिवाइड करते हैं फ्रेम्स के अंदर, जो फिजिकल मेमोरी उसको फ्रेम्स के अंदर डिवाइड करेंगे। ईच पेज इज मैप्ड टू एनी अवेलेबल फ्रेम यूजिंग अ पेज टेबल। पेज टेबल का इस्तेमाल करके, पेज टेबल के इस्तेमाल से हर पेज को किसी न किसी जो भी अवेलेबल फ्रेम है उसके अंदर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, मैप किया जाता है। द CPU जनरेट्स अ लॉजिकल एड्रेस, CPU एक लॉजिकल एड्रेस बनाता है एंड इट इज़ ट्रांसलेटेड इनटू अ फिजिकल एड्रेस, और उसी को फिजिकल एड्रेस के अंदर क्या करता है, बदलता है बाय यूजिंग द पेज टेबल, पेज टेबल का इस्तेमाल करके। मैं फिर से समझाती हूँ पेजिंग की क्या वर्किंग होती है। सबसे पहली चीज़ देखो, पहले तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको उसके लिए आना चाहिए कि पेज, फ्रेम और पेज टेबल में क्या डिफरेंस है। फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक लॉजिकल मेमोरी के होते हैं उसको पेज बोलेंगे, फिजिकल मेमोरी के फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक्स को हम फ्रेम बोलेंगे, और पेज टेबल क्या काम आ रही है, जो पेज और फ्रेम के बीच की मैपिंग रखेगी। ये चीज़ क्लियर है तो आपको इसकी वर्किंग समझ आएगी। तो देखो लॉजिकल मेमोरी को हमने किस में कन्वर्ट करा, पेजेस के अंदर की। प्रोग्राम की जो लॉजिकल मेमोरी है उसको हमने पेजेस के अंदर विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया। फिजिकल मेमोरी को फ्रेम्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब जो भी पेज है
उसके लिए जो भी कोई फ्रेम अवेलेबल है उसके अंदर उसको मैप कर देना, उसके अंदर उसको स्टोर कर देना पेज टेबल का यूज़ करके। थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ हो गया कि अब जो CPU है वो क्या करेगा, लॉजिकल एड्रेसेस को जनरेट करेगा, लॉजिकल एड्रेसेस बनाएगा। इट इज़ ट्रांसलेटेड इनटू फिजिकल एड्रेस यूजिंग द पेज टेबल, और पेज टेबल के इस्तेमाल से उसे फिजिकल एड्रेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला आता है आपका एड्रेस स्ट्रक्चर। अब देखो एड्रेस स्ट्रक्चर के अंदर लॉजिकल के लिए लॉजिकल एड्रेस होगा, फिजिकल के लिए फिजिकल एड्रेस होगा। अब देखो लॉजिकल के लिए जो है हम पेज इस्तेमाल होते हैं, फिजिकल के लिए फ्रेम्स होती हैं। तो लॉजिकल के अंदर आ जाएगा पेज नंबर एंड ऑफसेट, फिजिकल के अंदर आ जाएगा फ्रेम नंबर एंड ऑफसेट। इसके अंदर कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखो पेज साइज है मान लो 1 KB, तो लॉजिकल एड्रेस 2049, पेज नंबर हो जाएगा 2 और ऑफसेट हो जाएगा इसका 1। इफ़ द पेज इज़ इन फ्रेम 5, अगर कोई पेज है जो 5 फ्रेम में है तो उसका फिजिकल एड्रेस क्या हो जाएगा, फ्रेम 5 प्लस ऑफसेट यानी 5120 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5121। आपको इसके अंदर ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि पेजिंग होता क्या है। पेजिंग के अंदर ये जो की कॉन्सेप्ट्स है आपको ये पता होना चाहिए और उसकी वर्किंग लिखनी आनी चाहिए आपको। थोड़ा बहुत एड्रेस स्ट्रक्चर कई बार MCQ के अंदर पूछ लिया जाता है, बाकी यहाँ से इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया था, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्होंने जो है एक इधर कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया है कि जो लोकल मेमोरी के पेजेस होते हैं और फिजिकल मेमोरी के अंदर फ्रेम्स होती है, तो पेज किस तरह से फ्रेम के अंदर जाके कन्वर्ट हो रहा है, किसका इस्तेमाल करके, पेज टेबल का करके, वो इस डायग्राम के थ्रू बताया गया है। तो आपको इतना भी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको पेजिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता होना चाहिए। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं कि नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, यानी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है इसमें। एफिशिएंट यूज़ ऑफ मेमोरी, मेमोरी का सही ढंग से इस्तेमाल होता है। ईजी स्वैपिंग बिटवीन डिस्क एंड रैम, डिस्क और रैम के बीच में स्वैपिंग बहुत आसानी से होती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है। हमने बोल दिया कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, इसका एडवांटेजेस है। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो हो रहा है ना, चाहे फिजिकल की बात हो चाहे उसकी बात हो जिसमें पेजेस और फ्रेम दोनों अलग अलग बन रहे हैं, ठीक है। स्लोवर एक्सेस ड्यू टू एड्रेस ट्रांसलेशन, क्योंकि इसके अंदर इसका ट्रांसलेट हो रहा है, वो चीज़ें उसमें कन्वर्ट हो रही है, तो उसके लिए एक्सेस जो है वो स्लो हो जाता है। रिक्वायर्स एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर पेज टेबल, हाँ पेज टेबल के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा मेमोरी लगती है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट पेजिंग का टॉपिक। क्वेश्चन था आपका कि पेजिंग को विस्तार से समझाइए, तो आपको इसमें पेजिंग क्या होता है, पेजिंग के टाइप्स क्या, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये 4 चीज़ें समझानी थी। और इसी के साथ में आपको ये क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो एंड कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 15, जो लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, विस्तार से समझाइए कि व्हाट इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो प्रोसेस मैनेजमेंट से पहले हम समझते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। तो कोई भी प्रोसेस क्या होता है, अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, यानी प्रोसेस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो एग्जीक्यूशन के अंदर होता है। इट इंक्लूड्स द प्रोग्राम कोड, करंट एक्टिविटी एंड अ सेट ऑफ रिसोर्सेज असाइंड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड होती है इसके अंदर। क्या बोला मैंने कि इसमें प्रोग्राम कोड, उसका वर्तमान कार्य यानी करंट एक्टिविटी और उसे दिए गए रिसोर्सेज शामिल होते हैं, यानी जो सेट ऑफ रिसोर्सेज असाइन कर रखे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, वो इसके अंदर शामिल होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो व्हेन यू ओपन क्रोम और वर्ड, ईच ऑफ देम इज़ अ प्रोसेस। हम चाहे क्रोम खोलते हैं या फिर वर्ड फाइल खोलते हैं, हर एक अपना एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया बन जाती है वो, ठीक है। अब ये तो हो गया प्रोसेस। अब प्रोसेस मैनेजमेंट समझते हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट होता क्या है, प्रोसेस का प्रबंधन होता क्या है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन होता है दैट हैंडल्स द क्रिएशन, शेड्यूलिंग एंड एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस। यानी इन शॉर्ट बोले तो प्रोसेस के सारे काम इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। प्रोसेस के क्रिएट होने से लेके, शेड्यूल होने तक से लेके, एग्जीक्यूशन होने तक, एग्जीक्यूट होने के बाद में सस्पेंशन से लेके टर्मिनेशन तक, ये सारे के सारे जो वर्क होंगे प्रोसेस के ऊपर परफॉर्म होने वाले, इन सभी को इंक्लूड करके अपना क्या बनता है, प्रोसेस मैनेजमेंट बनता है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट एक ऐसा काम होता है, ऐसा कार्य होता है, ऐसा फंक्शन होता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम करता है और जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, प्रोसेस का बनना यानी प्रोसेस का क्रिएट होना, CPU पर चलना यानी प्रोसेस का एग्जीक्यूट और शेड्यूल होना, अस्थायी रूप से रोकना यानी सस्पेंशन, या फिर अंत में उसे कंप्लीट खत्म ही कर देना यानी उसका टर्मिनेशन। तो ये हो गया आपका प्रोसेस मैनेजमेंट की प्रोसेस मैनेजमेंट होता क्या है। अब देखो
लाइफ साइकिल क्या होती है प्रोसेस की, तो कोई भी प्रोसेस जो है स्टार्टिंग के अंदर न्यू होगा, देन रेडी होगा, रनिंग स्टेज में जाएगा, वेटिंग स्टेज में जाएगा एंड देन टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर टर्मिनेट होने के बाद वो फिर से वेटिंग में, इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो न्यू हो गया, रेडी हो गया, रनिंग हो गया, टर्मिनेट, वेटिंग, या वेटिंग और टर्मिनेट वाइस वर्सा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइफ साइकिल किसी भी प्रोसेस का। अब की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के, की कंपोनेंट्स हो गए तो वर्किंग क्या क्या होती है, फंक्शंस क्या क्या होते हैं, वो कुछ भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आए कि प्रोसेस के फंक्शंस क्या होते हैं तो भी आपको ये लिख के आने, वर्किंग क्या होती है प्रोसेस मैनेजमेंट ये लिख के आने, की कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये लिख के आने। तो सबसे पहला होता है आपके पास में प्रोसेस क्रिएशन, यानी प्रोसेस का बनना, न्यू प्रोसेस क्रिएटेड यूजिंग फोर्क, ये आपकी सिस्टम कॉल है फोर्क, EXEC। ये जो सिस्टम कॉल्स है इनका इस्तेमाल करके नई प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहला होता है प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस क्रिएट होने के बाद में उसको शेड्यूल किया जाता है। तो नेक्स्ट आता है प्रोसेस शेड्यूलिंग। इसके अंदर OS डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट्स द CPU नेक्स्ट। OS डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रोसेस जो है CPU को एक्सेस करेगी, क्योंकि किस प्रोसेस को जो है CPU मिलेगा। ये अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे हमने प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का पढ़ा था, तो उसके अंदर प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है कि जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी उसको पहले CPU मिलेगा। ये अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है बेस्ड ऑन कि कौन से वाला एल्गोरिदम वहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस शेड्यूलिंग। अगला आता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में जो स्विच करने की प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इसके बाद आता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, इंश्योर्स दैट प्रोसेसेस शेयरिंग रिसोर्सेज डू नॉट इंटरफेयर, यानी जो क्या बोलते हैं जो इंश्योर्स दैट प्रोसेस शेयरिंग रिसोर्सेज, यानी जो प्रोसेस शेयर कर रहे हैं रिसोर्सेज वो इस तरह से होगी उनके बीच में आपस के अंदर कोई भी इंटरफेयर ना हो, कोई भी बीच में टकराव ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। इसे बोलते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अगला आता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, यानी IPC। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट, यानी जब प्रोसेसेस हो रही हैं जब उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है उसके मैकेनिज्म को संभालना आता है IPC, यानी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस के बीच में होने वाला कम्युनिकेशन, जैसे पाइप्स हो गया, मैसेज क्यूज हो गए। नेक्स्ट लास्ट आता है प्रोसेस टर्मिनेशन। जब प्रोसेस खत्म हो जाता है तो इट इज़ द प्रोसेस इज रिमूव्ड फ्रॉम मेमोरी आफ्टर कंप्लीशन। जब प्रोसेस मेमोरी के अंदर कंप्लीट हो जाता है तो उसको मेमोरी से हटाना, रिमूव करना प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद में को बोलते हैं प्रोसेस टर्मिनेशन। ये की कंपोनेंट्स हो गए प्रोसेस मैनेजमेंट के। अब क्वेश्चन क्या था आपके पास में, क्वेश्चन था कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है डिटेल में समझाओ। तो आपने बता दिया प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स बता दिए, और इस तरह का कोई डायग्राम बना के हो तो वो भी चलेगा। इतना सफिशिएंट होता है, मोर देन सफिशिएंट होता है। बट फिर भी आपको लगता है कि कम है कंटेंट तो आप और चीज़ें एडिशनल ऐड कर सकते हैं। अब आपके एग्जाम के अंदर आ जाता है प्रोसेस मैनेजमेंट के एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो उसके लिए आप ये आगे कंटिन्यू देख सकते हैं। आपको इतना सब कुछ एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला आता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या फिर प्रोसेस PCB। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, ईच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ PCB। हर प्रोसेस को, हर प्रक्रिया को PCB के थ्रू पहचाना जाता है, इसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, इसके अंदर कुछ चीज़ें स्टोर हो रखी होती है, जैसे प्रोसेस ID या उसकी पर्टिकुलर यूनिक ID होती है, वो क्या है, अभी उसकी स्टेट क्या है कि क्या वो प्रोसेस न्यू है, रेडी है, रनिंग है, टर्मिनेट होने को है, सस्पेंशन की कंडीशन में, ये सारी की सारी चीज़ें स्टेट होती है। ये कहाँ पर स्टोर हो रखी है इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर, यानी PCB के अंदर। अगला है आपका प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर इसके अंदर स्टोर होगा CPU रजिस्टर्स, मेमोरी यूनिट्स, इनपुट आउटपुट स्टेटस, ये सारी की सारी चीज़ें किसमें स्टोर होती है, PCB के अंदर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। एग्जाम्पल्स की बात करें तो मान लीजिए कि आपके पास में कोई दो प्रोसेस है, एक प्रोसेस का नाम P1 है और दूसरे का नाम P2 है, और ये दोनों की दोनों ही जो है एग्जीक्यूट होगी। तो सबसे पहली चीज़ CPU शेड्यूलर डिसाइड करेगा कि पहले जो है कौन सी रन होगी, क्या पहले P1 प्रोसेस रन होगी या पहले P2 प्रोसेस रन होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, CPU शेड्यूलर। अगर P1 यूज़ कर रही है प्रिंटर को और उसे ज़रूरत है कि वो वेट करे तो इट एंटर्स द वेटिंग स्टेट। अगर P1 मान लो प्रिंटर को यूज़ कर रही है और
उसे वेट करने की ज़रूरत है, उसे कोई और प्रिंटर को यूज़ कर रहा है, तो ये क्या करेगा, वेटिंग के अंदर चले जाएगा। कौन? P1 प्रोसेस। मीनवाइल CPU स्विचेस टू P2, और जो CPU होगा वो तब तक P2 प्रोसेस को चलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये काम होता है। एडवांटेजेस की बात करें तो मैक्सिमाइज CPU यूटिलाइजेशन, ये CPU यूटिलाइजेशन का सही से उपयोग करता है। इट मिनिमाइजेज प्रोसेस वेटिंग टाइम, ये प्रोसेसेस का जो वेटिंग टाइम है उसको डिक्रीज करने का काम करता है। इट मैनेजेस मल्टीटास्किंग स्मूथली, ये मल्टीटास्किंग को आसान बनाता है। इट सपोर्ट्स मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग, ये मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। तो ये हो गया आपके पास में एडवांटेजेस ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट। तो इसी के साथ में जो मई 2024 का आपका पेपर है उसका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाता है। इस वाले वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और पेपर के सोल्यूशन के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। एग्ज़ाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।